Hello. Today again I'm with a very special person. She is very senior Communist Party of India Marxwadi leader. Yes, I'm with Srimati Brinda Karat. Madam Karat, welcome to my show. अभी CPIM ने कहा कि सेक्युलर फोर्सेस जितने हैं उनको एक होना चाहिए और साथ में मिलना चाहिए. तो इस तरह का मोदी फोबिया क्यों हो गया है? मुझे नहीं लगता है कोई फोबिया है. राइट. और मुझे ये भी नहीं लगता कोई लहर है. हाँ, टेलीविज़न स्टूडियोज़ में ज़रूर लहर दिखता होगा या कोई फोबिया भी दिखता होगा. लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोगों की जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण है वो इस आधार पर हमेशा रहा है कि जहाँ जहाँ सांप्रदायिकता राजनीति का एक आधार बनता है और मजबूती के साथ सामने आता है, वहाँ हिंदुस्तान के लिए बहुत हानिकारक ये नीति साबित होती है. इसलिए हम हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी बीजेपी के नेता के रूप में, कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन के रूप में वो पेश किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे तो हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल कोई सिस्टम है नहीं, तो ये तो बीजेपी का अपना मामला है. लेकिन क्योंकि वो पेश कर रहे हैं और क्योंकि मोदी की राजनीति एक सांप्रदायिक राजनीति का आधार है, तो निश्चित रूप पर जो हमारी अपनी राजनीति है उसको हम सामने ला रहे हैं. लेकिन हमने ये नहीं कहा तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकत कोई ऑल इन यूनिटी बनाए. हमने ये नहीं कहा. जनरल सेक्रेटरी ने अभी कहा. हमने कहा नॉन कांग्रेस सेक्युलर पार्टीज. ओके. कांग्रेस और बीजेपी को हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार से इतनी परेशान है जी. और दूसरी तरफ बीजेपी उस परेशानी को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं. हमने कहा हम दोनों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष उसूलों के आधार पर बाकी दलों से अपील करेंगे कि एक वैकल्पिक नीति आधार पर. तो आपको लगता है कि 2014 के बाद थर्ड फ्रंट एक रियलिटी हो सकती है? कह नहीं सकते कितनी क्या रियलिटी है या नहीं होगी. ये तो आप लोग जो सेफोलॉजिस्ट हैं या जो भविष्यवाणी राजनीति में करते हैं आप बेहतर जानेंगे. लेकिन हमारी जो एक राजनीतिक विश्लेषण है जो हम लोग देख रहे हैं कि जनरली एक बहुत गुस्सा है कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ. और बीजेपी जिस तरह अपनी राजनीति चला रही है, जिस तरह एक बार फिर पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो देखा कि आरएसएस जितने एक्टिव हो गए, तो ये बीजेपी कहाँ रही. ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी का मतलब है आरएसएस. आरएसएस चला रही है. कहीं वीएचपी, कहीं बजरंग दल, कहीं और, कहीं तीसरा, कहीं चौथा. ये तो बिल्कुल तो शायद इसलिए आप कहते हैं कि मोदी जो है वो रावण है, 10 मुंह वाला रावण. हमने कहा कि पूरा आरएसएस का जो है, कहीं मोदी का एक, तब वीएचपी है, तब बजरंग दल है, तो ये तो है ही तो 10 वाले सिर वाले. लेकिन है तो एक ही, वो आरएसएस के तमाम फ्रंट्स है. ये तो कोई छिपी हुई बात तो है नहीं. वो सब आखिर में नागपुर में जाकर ही सलाम करते हैं. Before going further, it's time to watch a special report on Srimati Brinda Karat. In 2005, Brinda Karat became the first woman member of the CPIM Politburo. She has also been the General Secretary of the All India Democratic Women's Association from 1993 to 2004 and thereafter its Vice President. Brinda Karat was born in Calcutta, where she spent her early childhood in a family of 4 siblings, including 1 brother and 3 sisters. Her father, Suraj Lal Das, was from Lahore. She lost her mother, Oshrukona Mitra, at the age of 5. In 1971, Brinda joined the Communist Party of India Marxist under the guidance of B.T. Ranadive. In 1975, she shifted to Delhi and started working as a trade union organizer with textile mill workers in North Delhi. She gained prominence in the campaign for reform of rape laws in the 1980s. Brinda is married to Prakash Karat, a prominent CPIM leader holding the position of the General Secretary currently. Brinda Karat is the author of Survival and Emancipation, Notes from Indian Women's Struggles. This is a comprehensive book
on the wide-ranging concerns of the women's movements in India from a left perspective. Bureau Report, Lok Sabha Television. अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं, CPIM की बात करूं, वेस्ट बंगाल में आप हाशिए पे हैं। अभी जो लोकल सिविक बॉडी पोल आया वहाँ पे भी हालत आपकी अच्छी रही नहीं। केरला में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि अभी आपके 4 सांसदों ने वहाँ एक घोटाले की चर्चा की है। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर कोई कुछ अपील करती है और थर्ड फ्रंट शायद एक रियलिटी बन सकती है और उसमें आपकी एक भूमिका मुख्य हो सकती है, जबकि आपकी अपनी ताकत लगातार नीची होती जा रही है, कम होती जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर पार्टी अपने ताकत के आधार पर हमारे देश की संसदीय राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम उस पार्टी में बिलोंग नहीं करते कि 2 सदस्यों को लेकर हम 10 कैबिनेट मिनिस्टर की हम मांग करें। ये हमारी पॉलिटिक्स कम से कम नहीं है। हमने जब यूपीए को उस समय समर्थन भी किया था 60 MP 64 MP को लेकर, हमने ये कभी ये नहीं कहा कि हम पद के लिए कर रहे हैं। हमारी ये समझ थी कि जो ताकत है जनता के पक्ष में हम हस्तक्षेप करें। तो निश्चित रूप पर हमारी अपनी क्या ताकत होगी 2014 के चुनाव में, उस पर डिपेंड करेगा। गिनती तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पार्टी इस समय इस बात पे जोर दे रही है कि हम अपने बेस कैसे मजबूत करें। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने बेस को चुनाव में हम कैसे उस ताकत को प्रतिबिंबित करवा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगी कैसे? अभी आपके एक बहुत पुराने वेटरन लीडर सोमनाथ दा, उन्होंने कहा कि जो लोकल लीडरशिप है आपकी CPIM की वेस्ट बंगाल में, वह वो चेंज होना चाहिए। लेकिन आपने तुरंत, आपकी पार्टी का ये रहा कि नहीं, हम नहीं चेंज करेंगे, जबकि बाकी जो आपके ब्लॉक के दूसरे सहयोगी हैं उन्होंने कहा हाँ चेंज होना चाहिए। ऐसे में ताकत कैसे बढ़ेगी? अब देखिए, सोमनाथ दा तो बड़ी सीनियर हैं। अब वो कैसे, किस आधार पर क्या कहते हैं, तो उनका तो पूरा अधिकार है, क्योंकि अभी वो तो किसी की दल में तो है नहीं। जी, बिल्कुल। वो तो एक जो मतलब जो उनकी समझ में आती है, और अगर कोई प्रेस वाले पूछते हैं वो कह सकते हैं, और उन्होंने कहा, उनकी राय भी है, उन प्रकाशित हुआ। जहाँ तक लेफ्ट फ्रंट का सवाल है, लेफ्ट फ्रंट की एक मजबूत सामूहिक नेतृत्व है। जो 72 में हालत आपकी पार्टी की जो थी, या 74 या 76 में जो पार्टी की हालत थी, आज जो हालात हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस बहुत हैं, नेशनल पॉलिटिशियंस, नेशनल फेसेस बहुत हैं, लेकिन लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे अगर फेसेस को देखें तो वो काफ़ी कम हुए हैं या छोटे हो रहे हैं। जो पहले 72 की जो बात थी या 74 की 72 में ड्राइंग रूम पे जो संघर्ष था वो कम दिखता है। 72 की ड्राइंग रूम केवल टीवी स्टूडियोज है ना। 72 में टीवी स्टूडियोज तो थे नहीं। जी 72 में टीवी स्टूडियोज दिखाई नहीं दिए। न्यूज़पेपर्स तो थे ना, न्यूज़पेपर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, स्टिल फोटोग्राफी थी। जो है ना जी, जो हमारे संघर्ष है वो तो टीवी स्टूडियोज में दूर से भी दिखाई नहीं देता है। जी जी, कहाँ दिखाई देता है? अच्छा। आज जो बंगाल में किसानों को संगठित करके, क्योंकि आज बंगाल के किसान आत्महत्या की है इस साल, बंगाल के इतिहास में इतने आत्महत्या नहीं हुए जो पिछले सीजन में हुए। क्यों? क्योंकि सरकार ने, तृणमूल के नेतृत्व की सरकार ने कतई मूल्य नहीं दिया उनको, सही मूल्य उपज के लिए। आत्महत्याएं हुई, हमारे संघर्ष इतने तेज हुए, तब तो एक भी टेलीविजन स्टूडियो पर उसकी बहस नहीं हुई और उस संघर्ष का दिखाई नहीं दिया। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे काडर कुर्बानी देकर अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं, उनका अब शक्ल दिख नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप टेलीविजन कैमरास वहाँ भेजेंगे तो जो आप मैसेज लेकर आएंगे वो बिल्कुल उल्टा होगा जो आज यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं कि हम हाशिए पर। किसानों की आत्महत्या की आप बात कर रही हैं। फूड सिक्योरिटी बिल, जहाँ पे पर यूनिट 5 किलो देने की बात थी, कांग्रेस सरकार बहुत ही गंभीर है इसमें, लेकिन इसका भी आप विरोध करती हैं। आप कहती हैं कम से कम 15-20 किलो की बजाय 35 किलो मिलना चाहिए। डिमांड जायज़ है, लेकिन जो रास्ते में जब आप जो वितरण प्रणाली है उसमें बहुत तरह की खामियां हैं, लीकेज हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर कोई सुझाव आप लोगों की तरफ से आता नहीं, लेकिन डिमांड्स रोज़ आती हैं। नहीं,
देखिए, अगर कोई कानून कोई ला रहे हैं जी और कानून का नाम है सुरक्षा, जी है ना, जी तो जब कोई भी व्यक्ति, अरे हमारी बात छोड़िए, जी आप देखिए, जी सुरक्षा का मतलब जो आज आपको मिल रहा है उससे कम तो नहीं मिलना चाहिए ना। जी जी आज एक बीपीएल कार्ड होल्डर को सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 35 किलो अनाज मिलना चाहिए, जी चाहे उनकी 2 परिवार सदस्य हो, 2 सदस्य परिवार हो, या एक विधवा अकेले हो। जी जी एक विधवा जिसको आज 35 किलो मिल रहा है, बीपीएल कार्ड होल्डर, उसको 5 उनको किलो मिलेगा। 5 किलो मिलेगा। जी जी हमने क्या कहा? हमने कहा 35 किलो प्रोटेक्ट कीजिए। उन्होंने केवल अंत्योदय के लिए 35 किलो प्रोटेक्ट किया। जी हमने कहा अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल का जो विभाजन है, प्रधानमंत्री जी ने संसद में खुद ये बयान दिया कि ये जो परिभाषा है गरीबों जी। की, उसमें बिल्कुल त्रुटियां हैं, इसलिए हम उसको बदल रहे हैं। राइट सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप इस कानून को देखें, वही फ्रॉड्यूलेंट, गलत आधार फिर स्वीकार कर लिया। 65% जो उन्होंने तय किया कि हम 65 को देंगे, 50% शहर में, किस आधार पर हर स्टेट को बांटा है? इट्स टाइम टू गो फॉर वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। विकास के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह गए, और अगर उसको विकास की गति को बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा प्रोपल करने के लिए मनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो जी, है, जी, जो जी। आपका माइनिंग है, जी जी आपका आयरन है, आपका बॉक्साइट है, जी। किसी और देश में डीरेगुलेटेड सेक्टर ऐसे होता है? अगर सकारात्मक विरोध नहीं होगा, विरोध हमने के लिए कहा- विरोध होगा, नहीं, तो सरकार ये- कैसे अपना काम नहीं, करेगी? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जी। और विरोध के लिए विरोध, मैं तो इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। बोल सेविक में सेविक क्रांति होती है, यूएसएसआर का गठन होता है, लेकिन जब 60 साल के बाद कोई बड़ा नेता पूंजीवाद की तरफ थोड़ा लौटता है और यूएसएसआर का अचानक विघटन हो जाता है। आज दुनिया रो रही है, जी, वो जी। सबसे तथाकथित विकसित देश अमेरिका है, जी। जिसका पूरा डिफिसिट आज समाजवादी चीन भर रहा है। वेलकम बैक, वी आर इन टॉक्स विद श्रीमती बृंदा करात। देश अभी एक दौर से गुजर रहा है जो एक खतरनाक दौर है। अगर आप अर्थव्यवस्था को आप देखें, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें, 192 बिलियन डॉलर की डिफिसिट रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अभी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने में ही लगभग 55 बिलियन डॉलर की डेफिसिट है। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, फूड सिक्योरिटी बिल है, इसमें सब्सिडी का बोझ और बढ़ेगा। आपको लगता है इन सब चीज़ों से को कैसे उबरना चाहिए, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक हो, उसके लिए क्या कोई आपकी तरफ से सुझाव है, कोई उपाय किया जा सकता है? हाँ जी, हम लोगों ने बताइए, बहुत ठोस सुझाव दिए। बताइए। देखिए, हमने कहा 3 बातें हमने जिस पर जोर दी। पहली बात ये कि जहाँ तक सब्सिडीज का सवाल है, हम लोग भी कुछ तो स्टडी करते हैं। जी ये बिल्कुल। और जो सब्सिडीज हैं, जी। जब गरीबों के लिए कोई सब्सिडी है, तब तो बहुत आवाज़ उठती है और कहते हैं कि भाई ये तो पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ आप कहते हैं जाएगा। कॉर्पोरेट को जो टैक्सेस में जो तो छूट दिए जाते हैं वो कम करो। आप मांगती हैं, बताती हैं। कॉर्पोरेट्स है, कस्टम्स ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटीज है, उस पे अगर आप देखें, और जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो वेल्थ टैक्स है, और जो लग्जरी गुड्स जो आपकी लग्जरी गुड्स है, ये। ये सब को लेकर आप लगभग 5 लाख करोड़ रुपया छूट देते एक साल में, एक साल में। जी। और आप 30,000 करोड़ एक सार्वजनिक प्रणाली फूड सिक्योरिटी के लिए बनाने के लिए आप हाथ उठाकर कहते कि भैया मेरा जेब काट रहे हैं ये कम्युनिस्ट,
और ये लोग हमेशा नकारात्मक होते हैं, ये कभी हमारा समर्थन नहीं करते। हमने कहा 5 लाख करोड़ रुपया का सब्सिडी